नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। अगर एमपी की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले तो दोपहर 1 बजे तक 38.96% मतदान हुआ है। तो दूसरे चरण में 6 सीटों पर मतदान हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 4 चरणों पर मतदान पूरी तरह से संपन्न होगा। पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान हुआ था, आज दूसरे चरण में भी 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। तो 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। टीकमगढ़ में अब तक 40.21% मतदान हो गया है। तो दमोह में 37.57% मतदान हुआ है। खजुराहो की बात कर ले तो अब तक 37.90% मतदान हुआ है। तो 13 राज्यों के 88 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। शाम को 6 बजे तक समय है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ में वीरेंद्र खटीक और कांग्रेस से पंकज अहिरवार मैदान में है। तो दमोह में भाजपा से राहुल लोधी, कांग्रेस से तरवर सिंह लोधी आमने सामने हैं। तो 6 सीटों पर दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में मतदान हो रहा है और हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं कि जो प्रतिशत हुआ है, कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है और सभी जनता से अपील भी कर रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं कौन कौन आमने सामने। दमोह से है राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस से तरवर सिंह लोधी। 17 से सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से और गणेश सिंह बीजेपी की तरफ से मैदान में है। रीवा में बात कर ले, नीलम अभय मिश्रा तो जनार्दन मिश्रा आमने सामने है। होशंगाबाद में संजय शर्मा और दर्शन सिंह चौधरी हैं। टीकमगढ़ में पंकज अहिरवार और वीरेंद्र खटीक के बीच में जंग है चुनावी। तो दमोह को भी हमने आपको बताया कि यहां पर भाजपा से राहुल लोधी और कांग्रेस से तरवर सिंह लोधी आमने सामने हैं। टीकमगढ़ में वीरेंद्र खटीक हैं जो कि 2009 से लगातार सांसद हैं। इस बार भी बीजेपी ने टिकट दिया है उनको। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पंकज अहिरवार मैदान में है। आपको बता दें कि पूरी की पूरी 6 सीट 2019 में बीजेपी के हिस्से में आई थी। इस बार भी बीजेपी का टारगेट है 29 की 29 सीटें जीतना। हालांकि 2019 में 29 में से 28 सीटें जीती थी। और जो दूसरे चरण का मतदान है जिसमें 6 सीटें हैं, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, ये 6 की 6 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी बीजेपी यही चाहेगी कि सारी की सारी 6 सीटें अपने हिस्से में लेकर आए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि टीकमगढ़ में भाजपा से वीरेंद्र खटीक और कांग्रेस से पंकज अहिरवार हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं प्रेम व्यास जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी, और कांग्रेस से भी हमारे साथ अमित शर्मा, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मुक्ता जी, अगर देखें 6 की 6 सीटें 2019 में बीजेपी के पास थी और इस बार फिर से यही टारगेट लेके चल रहे हैं कि 6 की 6 सीटें जीतना है। अभी आप जिस तरह से प्रतिशत सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा पहले चरण में प्रतिशत कम रहा है और इसको लेकर दोनों तरफ से आरोप लगाए गए थे कि हमारे समर्थक तो बाहर निकले हैं लेकिन विपक्षी पार्टी के समर्थक बाहर नहीं निकले। लेकिन अभी जो ये प्रतिशत सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ समीकरण आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रतिशत इस वक्त भी बहुत ज्यादा भगीरथ जी बढ़ा नहीं है। पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें जो कम प्रतिशत था वो उससे बीजेपी काफी चिंतित थी। और कल से आप भी देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम जो बड़े अधिकारी बीजेपी के हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। कल रात में बीजेपी के कार्यालय में बैठक हुई, आज सुबह भी मॉनिटरिंग हो रही, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचे थे। तो लगातार बीजेपी मॉनिटरिंग कर रही है कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था कि हर बूथ से 370 वोट बढ़ाने की कवायद है, तो लगातार, और जिस तरह से पहले जो चरण जो था मतदान का उसमें कम प्रतिशत जो वोट गिरा है, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ी है। और कांग्रेस जो है वो यही कह
रही है कि देखिए जो तमाम मुद्दे हैं ये सारे मुद्दे पे जनता उदासीन है और इसलिए वो वोट बीजेपी को नहीं दे रही और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और कल से लगातार हम देख रहे हैं कि अपील भी कर रही है कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। चलिए हमारे साथ प्रेम जी हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या वो देख रहे हैं जिस तरह से वोट प्रतिशत पिछले पहले चरण में घटा, इस बार जो दूसरा चरण है उसमें सामान्य है, लगातार अपील हो रही है, वो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, निश्चित रूप से एक दो पहलू होते हैं हर चीज़ों के। तो पहला पहलू हमारी नज़र में है कि हमारा वोटर निकला है और निश्चित रूप से जब पिछली आप आकलन करेंगे 6 सीटों का, तो एक भी ऐसी सीट नहीं जो 1 लाख से कम वोटों से जीती हो। मैक्सिमम हमारा 5 लाख के आसपास तक हम पहुंचे। तो निश्चित रूप से हम इस चीज़ को लेकर निश्चिंत है कि हम 5 सीटें 6 सीटें जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन कितने वोटों से जीतेंगे, निश्चित रूप से इसकी तरफ कार्य कर रहे हैं। 370 वोट प्रतिशत बढ़ाने का जो हमारा कार्य था, आज भी हमारे जो कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख हो, अर्ध पन्ना प्रमुख हो, बूथ प्रभारी हो, वह सब अपने स्तर पर लगे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है मुख्य कारण जो विपक्ष का नकारा रवैया, जिस तरह से रैलियां नहीं होना, आयोजन नहीं होना और उसके बाद कांग्रेस के जो वोटर हैं उनका घर से ना निकलना, इसका प्रमुख कारण है। हमारे वोटर्स, हम पुनः कह रहे हैं कि घरों से निकल रहे हैं और 2.5 घंटे जो बचे, निश्चित रूप से इसमें इजाफा होगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का वोटर निकला है, तो फिर आप लोग लगातार अपील क्यों कर रहे हैं? आप लोग को तो आश्वस्त होना चाहिए कि बीजेपी के तो वोटर निकले हैं। देखिए, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती होती है कि दोनों के वोटर्स निकले, दोनों के वोटर्स मिले और निश्चित रूप से उसके बाद जो जीत और हार का आकलन होगा वो धरातल पर होगा। तो मुझे लगता है लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए हम दोनों पक्षों से आग्रह करते हैं, चाहे वो ऐसे क्षेत्र हो जहां से कांग्रेस को बहुतायत में वोट हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में भी जाने का कार्य करे और जहां से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं उन क्षेत्रों में भी जाने का कार्य करता है। जी भागीरथ जी, प्रेम व्यास जी कि हम चाहते हैं कि हर कोई घर से बाहर निकले, लेकिन अगर आप अंदरूनी अगर आप चाहेंगे दिल की बात, तो मुझे लगता है हर पार्टी यही चाहेगी कि हमारे समर्थक बाहर निकले, लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टी के समर्थक घर में बैठे रहे ताकि हमारी जीत निश्चित हो। ठीक है, अमित शर्मा जी मैं हमारे साथ जुड़ गया। अमित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित शर्मा जी, देखिए जिस तरह से हमने देखा प्रथम चरण में वोटिंग प्रतिशत कम रहा और अभी भी हम देख रहे हैं वोटिंग प्रतिशत ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन उम्मीद की जाएगी कि शायद जब पूरी तरह से प्रतिशत सामने आए तो एक बेहतर प्रतिशत सामने आए। लेकिन ये आप लोग बहुत समय से आरोप लगा रहे हैं कि हमारे समर्थक तो बाहर निकले, बीजेपी के समर्थक बाहर नहीं निकले। लेकिन अगर आप देखेंगे 6 लोकसभा सीटों की बात कर लें, इसमें सारी की सारी सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। इस बार कितने आश्वस्त हैं आप? आपको लग रहा है कितनी सीटें आपके हिस्से में जाने वाली है? देखिए, इस बात का तो प्रमाण यही है कि जिस तरीके से वोटिंग का आधार चल रहा है और ये दो बातें नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही थी, हम 400 पार, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि जब जीत ही रहे हैं, 400 पार बाहर हो रहे हैं, तो हम काय को किसी के घर जाएं? जब मोदी जी ने इतना विकास करा है, इतनी सारी चीजें हुई हैं, तो कार्यकर्ता अपने घर पर बैठा है और जैसा मोदी जी कह रहे हैं 400 पार होने वाले हैं, तो वो 40 वोट डल पा रहे हैं और अब 40 वोट भी नहीं डलेंगे तो 400 पार हो भी नहीं पाएंगे। दूसरा, प्रति पोलिंग पर बीजेपी कह रही है हम 370, कांग्रेस ने न कभी 400 पार का कहा, कांग्रेस ने तो मतदाता पर हमेशा अपील की। मुक्ता जी देख रही होंगी भोपाल के कई कार्यक्रम हो या सभाएं हो या और मध्य प्रदेश में, चूंकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कवरेज देख रही हैं कि हमारा भोपाल का कंट्रोल रूम जीतू पटवारी जी के निर्देश पर लगातार हम टेलीफोन लगा रहे हैं। ना हम 370 और ना हम 380 की बात कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ता को टारगेट दिया कि ज्यादा से ज्यादा जनता में मोबिलाइजेशन करें और लेके जाएं मतदान केंद्र पर कि आप राष्ट्र हित में, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मुद्दों के आधार पर आप वोट करें और एक अच्छी सरकार चुनें। ठीक है मुक्ता जी, अगर हम ये 6 की 6 लोकसभा सीटें देखें, इसमें दमोह और एक अगर हम इसकी बात कर लें, सतना की बात कर लें, यहां पर टीकमगढ़ और सतना की बात कर लें, टीकमगढ़ में जो वीरेंद्र खटी के पिछले 2009 से यहां पर सांसद हैं, अगर हम सतना की बात कर लें, गणेश सिंह यहां पर 2004 से सांसद है, तो बहुत मजबूत यहां पर दावेदार हैं। और अगर बात कर लें होशंगाबाद और दमोह की, तो ये छोड़ के बीजेपी ने सभी के सभी जो पुराने सांसद थे 2019 में जीते थे उनको मौका दिया। यहां पर अगर समीकरण देखें तो बीजेपी बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का तो ये मानना है, आप लगातार देख रहे हैं भागीरथ जी, विधानसभा चुनाव जब 2023 का खत्म हुआ तब से बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया था कि हम 29 की 29 सीट
जीतेंगे, एक जो छिंदवाड़ा है उसको भी हम, उस पे भी हम कब्जा जमा लेंगे। लेकिन देखिए जिस तरह से वोट प्रतिशत है जो घटा है, उसको लेकर थोड़ा सा जो एनालिसिस हो, तो देखिए जब वोट घटता है इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग सरकार है उसके खिलाफ वोट हो रहा है। और ये इसीलिए कांग्रेस के जो खेमे में है खुशी की लहर है पहले चरण के मतदान के बाद, कि उनका मानना है कि देखिए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वक्तव्य आने लगे उसको भी लेके कांग्रेस लगातार कहने लगी कि घबराहट है बीजेपी में, इसीलिए इस तरह के जो है भाषण में इस तरह का उनका जो है वक्तव्य आने लगा है। तो देखिए अभी भी अगर हम दूसरे चरण की भी मतदान की बात करें तो सामान्य है, वोट अपील होने के बावजूद भी सामान्य है। और आप अगर चुनाव आयोग की माने तो चुनाव आयोग भी लगातार इस बात पे जोर दे रहा है कि जितने मतदाता हैं वो घर से निकले और वोटिंग करें, वो भी लगातार एक कैंपेन चला रहा है। लेकिन देखिए इसमें एक और बात भी है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी है, जिस तरह से तेज गर्मी है, उसका भी असर हम कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत पे हो सकता है। और जो 6 सीटें की आप बात कर रहे हैं, देखिए अभी तो बीजेपी के पास में है, बीजेपी लगातार कह भी रही है कि हम 29 की 29 सीट जीतेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस के दावे पे हम ध्यान अगर हम गौर करें तो कांग्रेस का मानना है कि एक के बदले इस बार उनको 5 से 6 सीटें आ रही है। लेकिन ये सबकी ये जो पूरी तस्वीर है वो 4 जून के बाद ही क्लियर होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेम व्यास जी, देखिए अगर इन 6 सीटों की बात कर लें तो अगर हम दमोह को देख ले तो वहां पर प्रहलाद सिंह जो है वो अब विधानसभा उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब मंत्री हैं, इसलिए उनकी जगह राहुल लोधी को बनाया गया, जो कि उमा भारती के भतीजे, उनको प्रत्याशी यहां से बनाया हुआ। और अगर होशंगाबाद की बात कर ले तो यहां पर भी नए चेहरे को उतारा है। इसके अलावा बाकी सब जगह जो पुराने चेहरे थे जो 2019 में जीते थे उन्हीं पर आप लोग ने दाव लगाया। लेकिन अमूमन अगर हम बाकी सीटों पर देख लें, जहां जहां आपने प्रत्याशी खड़े किए, ज्यादातर नए प्रत्याशी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर फिर से इन चेहरों को रिपीट करना, कुछ तो ऐसे हैं जो 2004 से हैं, 2004 से गणेश सिंह है जो सांसद हैं, 2009 से वीरेंद्र खटीक है। क्या एंटी इनकम्बेंसी के यहां पर डर नहीं है आपको? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का डर उन लोगों को होता है जिन्होंने धरातल पर कार्य ना किया हो। हमने मोदी जी की गारंटी को सभी 29 विधानसभा सीटों पर एक एक गांव, एक एक बूथ तक पहुंचाने का कार्य करा है, तो डर और घबराहट तो हमारे मध्य में होना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर हमने घरों का निर्माण करा है, जैसे शौचालयों का निर्माण करा है, उज्ज्वला का लाभ दिया है, किसान सम्मान निधि दी, तो निश्चित रूप से 29 सीटों पर दी है और हर ग्रामीण तक उसकी लाभ को पहुंचाने का कार्य करा है। जो अभी 6 सीटें प्रमुखता से, निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे जो बेहतर हुआ है पहले से। अगर आप खजुराहो की बात करेंगे तो एफटीओ को लेके या हीरा माइंस जो बंद हो गई थी और जहां पर फैक्ट्रीज की जरूरत थी, निश्चित रूप से कानूनी लड़ाई लड़के उसको भी करा है पूरा। केंद्रीय विद्यालयों की बात हो या वहां से सतना तक के लिए रोड हो या वहां से ग्वालियर तक के लिए रोड हो या फिर डैम से जो सिंचाई का रकबा बढ़ाना हो, ऐसे कई क्षेत्र थे जहां पर एक ही फसल होती थी, आज 3-3 फसल हो रही है। तो निश्चित रूप से हम काम को लेकर जनता के मध्य में, लेकिन हम अक्सर नए चेहरे दिख रहे हैं, यहां पर ज्यादातर पुराने चेहरों को मौका दिया। इसकी कोई खास वजह? आप पुराने चेहरों पर भरोसा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन यहां पर पुराने चेहरे देख रहे हैं हम। जो 6 सीटें, इसमें 2 सीट छोड़ देता हूं। देखिए, 2900 सीटों पर जहां जिसकी आवश्यकता होती है, पार्टी को लगता है कि ये चेहरा सशक्तता के साथ में धरातल पर कार्य करेगा, वो चाहे नया हो या चाहे पूर्व में एक चेहरा ऐसा भी है जो आप भी जानते हो कि जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन निश्चित रूप से जब उन्होंने किसान कांग्रेस में थे, कृषि कांग्रेस में थे, जब उन्होंने बहुत सारे कार्य करे, किसानों के हित के लिए योजनाएं चलाई है, सतत लड़ाई लड़ी, तो पार्टी को अगर लगा है तो पार्टी ने उनको मौका दिया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जहां पर धरातल पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री। अमित शर्मा जी, देखिए इन 6 में से बीजेपी ने 4 जो पुराने चेहरे हैं 2019 में, उनको उतारा है और प्रहलाद सिंह पटेल अब वो मंत्री हैं विधानसभा में, तो उनके जगह राहुल लोधी को उतारा जो कि उमा भारती के भतीजे। लेकिन आपकी तरफ से सारे के सारे नए चेहरे हैं और किसी को भी रिपीट नहीं किया गया। आखिर इसकी कोई खास वजह? आपको लगा कि शायद वो दोबारा नहीं जीत सकते, या फिर और मजबूत आपको लग रहा है कि जो प्रत्याशी भी उतरे हैं और ज्यादा मजबूत है, या फिर जाति जो जनगणना की आप लोग बात करें उसके हिसाब से ज्यादा यहां पर सूट होते हैं सभी? देखिए भागीरथ जी, ये तो मध्य प्रदेश और देश के शीर्ष नेतृत्व का
निर्णय होता है कि किस कार्यकर्ता को महती भूमिका नेतृत्व के लिए दी जाए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जातिगत आधार हो या वहां की निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ दुख सुख में काम करने का मामला हो या उस लोकसभा में अपने हर, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे गरीबों की बात लड़ाई हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, उस लड़ाई को महती भूमिका में रहा हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम करा। खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो ये देख रहा है कि विधानसभा के चुनाव में सरकार ने वादे करे थे 2700 रुपए गेहूं का मूल्य देंगे, 3100 धान का मूल्य देंगे, महिलाओं को 3000 का मूल्य देंगे। आप एक चीज और, मुक्ता जी बैठी हैं, आप देखेंगी कि जिस तरीके से अभी विधानसभा के अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की थी, वो आप गिरावट देखने में आई है। कहीं ना कहीं महिलाएं और खासकर नौजवान और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो समझ रहा है ये जुमलेबाजी की सरकार है। हमने 10 साल तो वोट दिया, लेकिन आज जैसे भोपाल के अंदर प्रज्ञा ठाकुर को चेंज करा, आज होशंगाबाद में चेंज करा, आप पहले का होशंगाबाद का और आज सतना का, मैं अभी कंट्रोल रूम में देख रहा था, मतदान वोट प्रतिशत उस समय 61.3% हो गया था, लेकिन आज कितनी धीमी गति से हो रहा है। जब पहले भी चुनाव हुआ था, जब भी गर्मी थी, आज भी गर्मी है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है वो हताशा पर है। लेकिन अमित जी, जो वादे किए थे, इसका एक एंगल ये भी तो रहता है ना, अगर देखिए जिस तरह से आप लोग कहते हैं जनता में आक्रोश है, जनता में गुस्सा है, अगर जनता में आक्रोश गुस्सा होगा तो बाहर निकल के वोट करेंगे ना सरकार को बदलने के लिए। एक ये भी आकलन तो हो सकता है, अगर प्रतिशत कम हो रहा है वोट प्रतिशत, तो उस तरह का आक्रोश नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए निसंदेह, देखिए जनता चूंकि 100 के 100% वोट कभी कहीं नहीं हो पाता, लेकिन कुछ आप मान के चलिए कि कम से कम 15 से 20% एक निष्ठावान कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, फिर उसमें नौजवान, किसान, तमाम लोग होते हैं। लेकिन वो जो कार्यकर्ता जो एक उत्साह के तौर पर वोट डालता है, वो ना पहली बार के मतदाताओं में दिखाई दे रहा है, ना जो पैटर्न भारतीय जनता पार्टी को 10 साल से वोट देते आए उनमें भी निराशा दिखाई दे रही है। और आप पहले चरण में देख लीजिए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जो विधानसभा में कांग्रेस को 40.2% वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 47.4% वोट मिले, उसके बाद कई ऐसी लोकसभाएं जहां हम 45 और 46 में समट गए, जैसे सीधी हो या आसपास के और मतदान की वो। आज होशंगाबाद का मतदान अभी 1-2 बजे तक जो है बढ़ा है, लेकिन लगातार धीरे धीरे होता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट करा कि हम 370 ले जाएंगे मशीन, तो लोगों ने कहा कि कार्यकर्ता ने कि जब 400 पार हो रहे हैं तो मैंने कहा ना कि हमारी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो गरीबी से जूझ रहा है, जो महंगाई से परेशान है, जो किसान के घर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग वो 450 के सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं। कांग्रेस उन आम जनता को वोट दिलाने, कम पोलिंग बूथ तक ले जाने में कामयाब हो रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि कम वोट को हर कोई अपने हिसाब से यहां पर ढालने की कोशिश कर रहा है कि हमारे फायदे में। ठीक है, लेकिन मुक्ता जी अगर खजुराहो की बात कर ले, यहां पर इंडी गठबंधन तो है ही नहीं, क्योंकि इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी थे सपा की तरफ से उनका नामांकन निरस्त हो गया था, लेकिन जो ऑल इंडिया फ्रंट फॉरवर्ड जो ब्लॉक है उनके जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दे रही है इंडी गठबंधन। यहां पर आप किस तरह का आप समीकरण देख पा रहे हैं कि क्योंकि आपने भी कई लोगों से वहां चर्चा की होगी, आप भी वहां पर चुनाव को कवरेज करने के लिए गए थे, किस तरह का फिर वहां पर माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो नहीं है, जो AIFB के हैं आरबी राजाराम, उनको आरबी प्रजापति, उनको समर्थन दिया जा रहा है इंडी गठबंधन की तरफ से, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग वहां गए हुए थे, नामांकन के दिन भी वहां पे थे, लेकिन जिस तरह का वहां पे माहौल है अब तो एक तरफा हो गया, क्योंकि ऑपोजिशन में कोई स्ट्रांग कैंडिडेट है ही नहीं। जो पहला जो कैंडिडेट थी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, और वो जिस तरह का पूरा जिस प्रोसेस से रिजेक्ट हुआ वो सबको समझ आ रहा था कि 1 सेट के बदले 4 सेट के बदले उन्होंने 1 सेट सबमिट किया, साइन नहीं किया, मीडिया बाइट देती रही। तो ये जो पूरा माहौल था, और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए, हालांकि वो अध्यक्ष है और जगह जगह जाके वो बाकी कैंडिडेट्स के नामांकन में वो जा भी रहे हैं, सब सभाएं में भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें खजुराहो में बहुत समय दिया है, जनता से रूबरू हो रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, और जिस तरह से उनका पूरा माहौल। अब खजुराहो एक इंपॉर्टेंट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन अभी बिल्कुल एक तरफा माहौल हो गया है यहाँ पे बीजेपी के लिए। बिल्कुल प्रेमिया जी, और इसको लेकर आपके ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग ने षड्यंत्र करके नामांकन रद्द करवा दिया है।
देखिए, जो 2-2, 3-3 बार अगर चुनाव लड़ चुके हैं और वही फॉर्म गलत भरेंगे तो उसके बाद तो षड्यंत्र वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होती। दूसरा, न्यायालय के द्वारा वे जाएं और उसमें साक्ष्य प्रस्तुत करें अगर इस तरह का कोई कृत्य हुआ है। राहुल गांधी जी तो बोलते हैं ना विदेश की धरती पे जाके कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड इन इंडिया, और उसके बाद में दिग्विजय सिंह साहब कहते हैं कि हम 400 लोगों को जो है ना फॉर्म भरवाएंगे, तो 400 लोग भी उनको नहीं मिलते। ये कह रहे हमारे कार्यकर्ता, अरे 400 कार्यकर्ता आपके शीर्ष नेतृत्व को नहीं मिले जो फॉर्म भर देते और बैलेट से चुनाव करवा लेते। आप महिलाओं की बात करते हैं, आपने कितनी महिलाओं को मध्य प्रदेश में टिकट दिया? आप सिर्फ झूठ बोलना, झूठ प्रेषित करना, चाहे शीर्ष हो चाहे नीचे का आपका नेतृत्व हो। उसके पूर्व में मुझे अच्छे से ध्यान है 24 मार्च अमित जी मैं समझ सकता हूं आपकी जीतू बेचैनी आ रहा पटवारी जी, हूं। जीतू पटवारी जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम राम यात्रा निकालेंगे, निकल गई राम यात्रा। इसीलिए मैंने कहा कि झूठ प्रेषित करने का, और जो किसानों से संबंधित बातें करी, निश्चित रूप से हमने उसको 3 गुना करने का कार्य करा है और 22 फसलें लगभग ऐसी जिसपे एमएसपी देने का कार्य कर रहे हैं। अब आप बताइए कि इन्होंने 70, 50, 55 वर्षों में सिर्फ किसानों को ठगने का कार्य करा था। एक समय तो वो था जब किसान आत्महत्या को लेकर मूवीज तक बन रही थी, और आप बताइए 2012 के बाद में अगर इस तरह के जिक्र हो तो निश्चित रूप से हमने किसानों के लिए जो कार्य करे आज धरातल पर है। किसान हो, महिला हो, युवा हो, हमने कहा गरीब, शोषित, वंचित, तीनों वर्गों के लिए हम कार्य करेंगे, तीनों वर्गों को लाभ देने का कार्य करेंगे, लाभ से जोड़ेंगे, और अभी इसका जो परिणाम आएगा निश्चित रूप से पिछले मतों से ज्यादा मतों से विजय सिंह अर्जित करेंगे। ठीक है, हालांकि प्रतिशत हम चाहेंगे कि जो मत प्रतिशत है वो जरूर ज्यादा है। अब किसको कितना फायदा होगा ये जरूर 4 जून को पता चल जाएगा। अमित शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी बिल्कुल ऐड कर दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से आप खजुराहो की बात कर लें, आपके जो इंडी गठबंधन के जो वहां पर प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द हो गया, लेकिन अब AIFP ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को आप लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या उतनी ताकत से अगर सपा का प्रत्याशी होता तो मुझे लगता है शायद बात कुछ और होती, या फिर अभी भी उतनी ताकत से आप इनको समर्थन दे रहे हैं और आपके जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, सपा के, वो दोनों इतना समर्थन दे रहे हैं कि आपको लगता है कि यहां पर जीत होगी? आपकी इंडी गठबंधन जिसको समर्थन कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में जो खजुराहो में घटना घटित हुई वो निश्चित तौर पे निसंदेह लोकतंत्र की हत्या भी है, और कहीं ना कहीं एक आशा जो रहती है कि जो निष्पक्ष चुनाव होगा उसका गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी के BD शर्मा जी ने और वहाँ के प्रशासन ने मिलकर कराया। लेकिन वहाँ की जनता हताश नहीं है इन सारी बातों को देखा। जब आप मीडिया में सुबह BD शर्मा जी को सुन रहे थे तो उन्होंने वोट की अपील अपने विकास कार्य को लेकर, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट को नहीं करी, उन्होंने वोट की अपील करी आज प्रियंका गांधी के मंगलसूत्र की, उनकी बिछिया की, उनकी बिंदी की, और ये सारी हल्की बातें आज BD शर्मा जी ने वहां पर अपने संसदीय क्षेत्र में करी है। और ये इतिहास दोहराने वाला है कि यही BD शर्मा जी पहले 5 लाख से जीते थे। आज जो आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन हमने एक निर्दलीय व्यक्ति को वहां पर समर्थन देने का काम करा। निसंदेह मुझे विश्वास है कि जो खजुराहो की जनता है ये वहां तानाशाह को जवाब देने का काम करेगी, हिटलर शाही को जवाब देने का काम करेगी, गरीब, बेरोजगार और कहीं ना कहीं किसान विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी के वहां नुमाइंदे उनको जवाब देने का काम करेगी। ठीक है, आपने मंगलसूत्र का जिक्र किया। प्रेम व्यास, हमने देखा है, ठीक है प्रेम व्यास जी, मेरा सवाल भी आप ले लीजिएगा। हमने देखा है जब प्रथम चरण हुआ तो उस वक्त एक स्ट्रेटेजी आप लोग की अलग थी, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव से पहले यहां पर नरेंद्र मोदी बहुत ही एग्रेशन मोड में दिखाई दिए। वो मुद्दे जिसको हमने प्रथम चरण में नहीं देखा था उस मुद्दे को भी यहां पर छुआ जा रहा है। जिस तरह से मंगलसूत्र को लेकर कहा जा रहा है कि आप लोग इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़े ही डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट रणनीति के तहत आप लोग दूसरे चरण में उतरे हैं। देखिए, दोनों चीजें हैं, जो मैनिफेस्टो में लिखा था और उसके बाद राहुल गांधी जी का बयान कि हम जो है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन को लेके उन्होंने क्या कोई गाइडलाइंस जारी करी है? वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन में जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, लगभग भारत में 700 टन सोना जो है 1 साल में खरीदा जाता है, और वो किनके द्वारा खरीदा जाता है? जो लोग अपना पैसा सेव करते हैं। और आज अगर GDP टू डेप्ट की बात करेंगे तो लगभग 42% भारत का सबसे ज्यादा है। तो वो पैसा लेकर या वो सोना लेकर वो किसको देना चाह रहे हैं? अगर जमीनों की बात करेंगे तो वो स्पष्ट कर दें कि हम किस मामले में हमने ये बोलना चाहे। और दूसरा, उनको काउंटरएक्ट करने के लिए सेम अंकल वहां से इनहेरिटेंट टैक्स को उस टैक्स से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब ये दोनों बातें सामने है, तो मुझे लगता है ये मुद्दे पता नहीं जनता कितना समझती है। मुक्ता जी देखिए, दूसरे चरण में हमने देखा है स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदली दिखाई दी। नरेंद्र मोदी फिर से एक पुराने एक अंदाज में दिखाई दिए। क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत यहां पर इस तरह से अटैक किया जा रहा था और उसका असर दूसरे चरण में खासकर मध्य प्रदेश में दिखाई देता हुआ लग रहा है आपको?
आरोप प्रत्यारोप हमने देखा है पहले चरण के बाद, वो थोड़ा सा, अगर जैसे बात होती है कि पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं एक सहजता बनी रहनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति जो है आदर सम्मान बने रहना चाहिए, वो थोड़ा सा नहीं दिख रहा। आप चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बयान देखिए, बहुत एग्रेसिव है, चाहे वो राहुल गांधी की जो भाषा शैली है, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री को तुम और तू करके एड्रेस कर रहे हैं, तो वो किसी से भी नहीं उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आपको चेयर का रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तुम और तू जैसे शैली के उम्मीद नहीं की जाती है। जी ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि बिल्कुल अमित जी माफी चाहूंगा, समय समाप्त हो गया, लेकिन अब यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी कहा है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से जो भी कहा गया है वो इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस है उसके विरुद्ध नहीं है, उसके खिलाफ नहीं है, इसलिए जो वहां पर नोटिस दिया गया था वो यहां पर खारिज हो जाता है। जो मांग की गई थी कांग्रेस नेताओं की तरफ से वो इलेक्शन कमिश्नर ने खारिज कर दी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, प्रेम व्यास जी, अमित शर्मा जी, मुक्ता पाटिल जी, शुक्रिया हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर अभी सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, हमने आपको आंकड़े भी बताए, लेकिन स्वदेश न्यूज आप सभी से विनती करता है, रिक्वेस्ट भी करता है कि जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है वो घर से बाहर निकले और जाकर अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, हमको इसे और मजबूत बनाना है और आपके मत से ये और मजबूत हो सकता है। यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी लगातार जारी है हमारी चुनाव को लेकर अपडेट।